हेलो नमस्कार आदाब सलाम सत श्री अकाल केम छो कसे काय केरो हाल है केनाची यहाँ सब कैसन वानी हाउ आर यू कैसे हैं आप लोग केमो नाचो मनक्का खम्मा गनी हुकुम केमती अच्छंती। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, दुरुस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और आपका समय बहुत मजे में बीत रहा होगा। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कि मकर राशि वालों का राशि फल जनवरी 2022 जो है वो कैसा रहने वाला है। इसी के बारे में आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि मकर राशि वालों के लिए राशिफल 2022 का पहला महीना जनवरी किस मामले में बढ़िया और किस मामले में खराब रहने वाला है। ये सब आपको अभी इस वीडियो में देखने को मिलेगा। मित्रों, जैसा कि आप अभी साइड में बोर्ड लगा हुआ है, आप देख ही रहे हो कि मकर राशि वालों के कुंडली में कौन सा ग्रह अभी किस भाव में किस जगह पर में बैठा हुआ है, कहाँ क्या युति है। जैसे कि मैं आपको एक बार रिपीट करवा देता हूँ। आप प्रथम भाव में जहाँ पर में 10 लिखा हुआ है, आप देख रहे हो कि बुध, शनि और सूर्य बैठे हुए हैं। द्वितीय भाव में गुरु बैठे हुए हैं। तीसरे भाव में कोई भी ग्रह नहीं है। चतुर्थ भाव में कोई भी ग्रह नहीं है। पंचम भाव में राहु बैठे हुए हैं। छठे भाव में, सप्तम भाव में, अष्टम भाव में, नवम भाव में और दसम भाव में कोई भी ग्रह नहीं है। एकादश भाव में आप देख रहे हो कि केतु और मंगल की युति बन रही है और द्वादश भाव में सूर्य, शुक्र और मंगल की युति बन रही है। मित्रों, इस महीने में 2 ऐसे ग्रह हैं जो राशि परिवर्तन एक एक बार करेंगे। जैसे कि शुरुआती दौर में सूर्य जो है सो 14 जनवरी तक आपके कुंडली के धनु राशि में रहेंगे, यानी कि द्वादश भाव में, और उसके बाद चले आएंगे मकर राशि में, यानी कि आपके कुंडली के प्रथम भाव में। और मंगल देवता जो है सो 16 जनवरी तक रहेंगे वृश्चिक राशि में और उसके बाद चले आएंगे धनु राशि में, यानी कि 16 जनवरी तक लाभ के घर में रहेंगे, उसके बाद हानि के घर में चले जाएंगे। बाकी सब ग्रह का आपको मैंने बता ही दिया। जैसे कि प्रथम भाव में बुध, शनि, सूर्य आपके तन के घर में है। दूसरे धन के घर में गुरु। पंचम संतान, विद्या, बुद्धि के घर में राहु। और एकादश भाव में लाभ, आय, उपलब्धि के घर में केतु, मंगल। और द्वादश भाव यानी कि खर्चा, हानि, अस्पताल का खर्चा, इन सब के घर में सूर्य, शुक्र, मंगल की युति है। इन सब का क्या प्रभाव पड़ेगा आपके ऊपर में, इसी के विषय में, इसी के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। मित्रों, आपको मैं बता दूं कि दैनिक राशिफल और साप्ताहिक राशिफल जो है सो चंद्रमा के गोचर के आधार पर में तैयार किया जाता है। मासिक राशिफल जो है सो सूर्य के गोचर के आधार पर में तैयार किया जाता है। लेकिन मैंने आपको सभी ग्रहों को कुंडली में डाला है ताकि उन सब का प्रभाव आपको देखने को मिले। आपको मैं बता दूं कि वार्षिक राशिफल जो है सो शनि और गुरु के गोचर के आधार पर में तैयार किया जाता है कि वो किस समय किस भाव में रहने वाले हैं, उसका क्या कैसे परिणाम रिजल्ट होने वाला है। इसी को वार्षिक राशिफल कहते हैं। इसका कतई ये मतलब नहीं है, अर्थ नहीं है कि आपके ऊपर में जो है सो बाकी ग्रहों का प्रभाव नहीं पड़ रहा है। जैसे कि दैनिक राशिफल आप चंद्रमा के आधार पर में देखते हो, तो इसका ये अर्थ कभी भी आप ना समझने की भूल करें कि इसमें सिर्फ चंद्रमा का ही प्रभाव पड़ेगा, बाकी ग्रहों का प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसका अगर आप ये अर्थ समझते हैं तो आपको कभी भी दैनिक राशिफल सटीक नहीं बैठेगी और कभी भी आपको वो फल पूरा लागू नहीं होगा। अच्छा, दैनिक राशिफल का फल पूरा लागू भी क्यों नहीं होता है, उसका कारण भी यही है क्योंकि हम लोग सिर्फ एक चंद्रमा को आधार मान करके चलते हैं और बाकी के सभी ग्रहों को छोड़ देते हैं क्योंकि वो सब स्थिर होते हैं, इतना जल्दी जल्दी नहीं बदलते। तो बाकी के ग्रहों का भी प्रभाव पड़ता है लेकिन चंद्रमा का सबसे ज़्यादा पड़ता है। मासिक राशिफल में हम क्या करते हैं कि सूर्य को आधार लेकर के चलते हैं, बाकी सब ग्रहों को छोड़ देते हैं। तो इसका ये कतई अर्थ नहीं है कि बाकी ग्रहों का प्रभाव नहीं पड़ेगा, बाकी सभी ग्रहों का प्रभाव पड़ेगा, सूर्य का भी प्रभाव पड़ेगा। तब जाकर के जो राशिफल बताई जाती है वो 50 से लेकर के 90% तक सटीक साबित होती है, जो मैं आज आपको बताने जा रहा हूं। और आपको बहुत विस्तृत और बृहत जानकारी राशिफल के बारे में आज मिलने जा रही है। मित्रों, आपको बता दूं कि वार्षिक राशिफल जैसे कि शनि और गुरु के आधार पर में आपको पता चलता है अथवा मैंने भी बताया है, तो इसका ये कतई अर्थ नहीं है कि बाकी राहु, केतु, मंगल, बुध, इन सब का प्रभाव, शुक्र का प्रभाव नहीं पड़ेगा। सब का प्रभाव पड़ेगा, क्यों नहीं पड़ेगा। लेकिन अब सिद्धांत ऐसा है कि उन्हीं दोनों को आधार लेकर के, नींव लेकर के चला जाता है, बाकी सभी का भी प्रभाव पड़ेगा।
अभी जो आपके सामने में ये कुंडली देख रहे हो आप, ये गोचर कुंडली है। गोचर कुंडली को कभी भी देख करके कोई बड़ा निर्णय नहीं लेना चाहिए, नहीं तो आप परेशान हो जाओगे। गोचर कुंडली के आधार पर में कभी भी देख करके आपको अगर बड़ा निर्णय अगर आपने ले लिया तो आप ये यकीन मान करके चलो, आप ये मान करके चलो कि हो सकता है अगर आपका लक काम किया तो वो आपको लाभ भी दे देगा, अगर लक ना काम किया तो हानि भी दे देगा। इसीलिए कभी भी गोचर कुंडली को आधार मान करके आपको निर्णय नहीं लेना चाहिए। आपको जब भी निर्णय लेना चाहिए तो लग्न कुंडली का बढ़िया विद्वान के द्वारा अध्ययन जरूर करवाना चाहिए, तभी जाकर के आप एक सही निर्णय तक पहुंच पाओगे। नहीं तो आज हमारे पास में 150 करोड़ माइनस करके, लॉस करके लोग आते हैं और कहते हैं कि इतना माइनस हो गया, इस बिजनेस में लगा दिया, क्योंकि वो बिजनेस ही गलत था, वो समय ही गलत था, इसीलिए माइनस हो गया। चलिए विशेष बातों को बृहत नहीं करूंगा, नहीं तो ये वीडियो और लंबी हो जाएगी। मैं अपने विषय पर में ही रहता हूं और आपको मकर राशि फल जनवरी 2022 के बारे में बताता हूं। मित्रों, चर्चा सूर्य से ही आरंभ करेंगे। 14 जनवरी तक जो है सूर्य आपके कुंडली के द्वादश भाव में रहेंगे। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि अष्टम भाव का मालिक इस कुंडली में सूर्य है और वो द्वादश भाव में बैठा हुआ है, यानी कि 14 जनवरी तक तो ये बहुत ही विपरीत रिजल्ट देगा, लेकिन उसके बाद भी कोई बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं देगा। सूर्य देव का इस महीने में आपके लिए उपाय करना अति आवश्यक है। अगर आपने उपाय नहीं किया तो सूर्य देव आपको बहुत परेशान करेंगे। कैसे कैसे करेंगे? बड़े ही धैर्य और पैसेंस के साथ समझने का प्रयास करना। सूर्यदेव जो है सो आपको इस महीने में 14 जनवरी तक खर्चा ज़्यादा करवाएंगे, क्योंकि खर्च के घर में बैठे हुए हैं। खर्चा के साथ साथ जो है सो आपको मैं बता दूं कि ये सैया सुख का भी घर होता है, तो सूर्यदेव 14 जनवरी तक आपके सैया सुख में भी बाधक बनेंगे और आपको नींद में, बिस्तर के सुख में भी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। आपको मैं बता दूं कि 14 जनवरी तक सूर्यदेव के कारण आपको धन हानि का भी योग बन रहा है, जिसके कारण से आपका पैसा एट रैंडम से खर्च हो सकता है, अचानक से लॉस हो सकता है, अथवा आप किसी को दे दिए हो और उससे उम्मीद रख रहे हो कि वो इस समय में आपको लौटा दे, तो वो उम्मीद पर में आपको पानी फिर सकता है और वो बंदा आपको पैसा नहीं लौटाएगा। आपको मैं बता दूं मित्रों कि 14 जनवरी तक जो है सो आपको घर छोड़ करके कहीं दूर भी जाने का योग बन रहा है, यानी कि आप अपने घर को छोड़ करके कहीं और भी जा सकते हो। और 14 जनवरी तक जो है सो अस्पताल का खर्चा भी कुछ एक्टिवेट है, जिसके कारण से आपको सूर्यदेव के कारण अस्पताल में भी कुछ पैसे देने पड़ सकते हैं, चाहे वो 100-200 हो, 1000-500 हो या 10-20 हजार हो। यानी कि सूर्यदेव के कारण जो है अस्पताल में दवा में आपका कुछ पैसा जाने का भी योग बन रहा है। आपको मैं बता दूं कि आपके आँख का भी भाव होता है 12वां, तो जिसके कारण से भगवान सूर्य नारायण के कारण आपके आँख से संबंधित भी कोई छोटी मोटी परेशानी आने का भी योग बन रहा है। इसलिए बड़ा सावधानी के साथ चलने का अगर आप प्रयास करेंगे, तब आप सूर्यदेव का उपाय करेंगे, तभी आप इसके कुप्रभाव से बच पाएंगे। मित्रों, आपको मैं बता दूं कि सूर्यदेव की सप्तम दृष्टि आपके छठे भाव पर में पड़ रही है। जैसा कि आपको मैंने पहले भी बहुत बार बताया है कि छठा भाव आपके दुश्मन का होता है, तो आपके दुश्मन आपको परेशान करने का प्रयास करेंगे, वो आपके ऊपर में एक्टिव होने का प्रयास करेंगे, आप पर में हावी होने का प्रयास करेंगे, आपको नुकसान पहुंचाने का प्रयास करेंगे आपके दुश्मन। आपको मैं बता दूं कि चिंता इस महीने में 14 जनवरी तक आपको घेर करके रखेगी। आप किसी न किसी विषय को लेकर के जो है सो चिंतित रह सकते हैं, थोड़े से परेशानी में रह सकते हैं। आपको ऐसा लग सकता है कि मैं किस विषय के बारे में सोचे जा रहा हूँ, आपको खुद समझ में नहीं आएगा, लेकिन आप चिंतित रहेंगे। छठा भाव मित्रों आपके रोग का भी होता है, क्योंकि इस भाव को रोग का भाव भी कहा जाता है, तो जिसके कारण से इस महीने में 14 जनवरी तक आपको रोग भी परेशान कर सकता है, हेल्थ वाइज इशू भी आपको आ सकती है।
छठा भाव मित्रों कर्ज का भी होता है, तो जिसके कारण से अगर आपने कर्ज ले रखा है कहीं से भी, सुन करके भागने की ज़रूरत नहीं है, इसके लिए उपाय करने की ज़रूरत है। अगर आप उपाय नहीं करोगे तो फिर आप परेशानी में ही रहोगे। तो कर्ज जो अगर आपने किसी से अगर ले रखा है तो सूर्य देव आपको कर्ज के लिए परेशान कर सकते हैं, आपको कर्ज देने वाला व्यक्ति परेशान कर सकता है। आपको मैं बता दूं कि अगर आपके ज़िंदगी में भगवान न करे किसी प्रकार का कोई केस मुकदमा चल रहा है तो सूर्य के अभी कुप्रभाव के कारण आपको उस केस मुकदमा में हानि का सामना करना पड़ सकता है। पेट से संबंधित किसी भी प्रकार की सूर्यदेव आपको परेशानी भी दे सकते हैं। और छठा भाव आपके अपयश का भी होता है, तो आपके ऊपर में कलंक भी लगने का योग बन रहा है। किसी न किसी कारण से आपका मन जो है सो दुखी रह सकता है। मित्रों, क्या आप जानते हो कि आपका कोई भी दिन ऐसा नहीं होता है जो पूरा का पूरा दिन अच्छा जाए, कोई भी सप्ताह ऐसा नहीं होता है जो पूरा का पूरा बुरा जाए, कोई भी महीना ऐसा नहीं होता है कि पूरा का पूरा अच्छा या पूरा का पूरा बुरा जाए, कोई भी साल ऐसा नहीं होता है कि हर वक्त अच्छा ही चलता रहे अथवा हर वक्त खराब ही चलता रहे। ऐसा क्यों होता है, आपने कभी सोचने का प्रयास किया? इसका कारण क्या है? सिर्फ ये नवग्रह ही इसके कारण है। जो ग्रह जिस वक्त आपके कुंडली में आपके पक्ष में है वो आपको अच्छा रिजल्ट देगा, आपको खुशी देगा, हंसी देगा और आपको सुख की अनुभूति होगी। लेकिन जब वही ग्रह आपके विपरीत अवस्था में आ जाता है तो वही आपको दुख देता है, कलेश देता है, टेंशन देता है, केस मुकदमा देता है, रोग देता है, ऋण देता है, परेशान करता है, मेंटली तौर पर में भी आपको परेशान कर देता है। लेकिन इसका क्या अर्थ हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि अगर कोई भी व्यक्ति है जो आपको दैनिक राशिफल बताता है अथवा मासिक राशिफल बताता है, अगर वो सिर्फ अच्छा ही अच्छा बता रहा है तो आप ये मान करके चलो कि वो आपको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहा है। कोई भी व्यक्ति है अगर वो सिर्फ बुरा ही बुरा बताया जा रहा है तो आप ये भी मान करके चलो कि वो आपको डराने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि सभी ग्रह कभी भी विपरीत नहीं हो सकते और सभी ग्रह कभी भी रेयर केस को छोड़ करके आपके पक्ष में नहीं आ सकते। इसीलिए आपको बड़ा सावधानी के साथ इन चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। जैसे कि मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ, कुछ ग्रह ऐसे हैं इस महीने में जो आपके पक्ष में नहीं है, तो इसलिए उनसे डरने की, घबराने की आवश्यकता नहीं है। उन ग्रहों का आपको उपाय करने की आवश्यकता है, जो उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूँ। और जो ग्रह अच्छे हैं उनके लिए किसी भी उपाय की जरूरत नहीं है, वो तो स्वाभाविक है कि अच्छे हैं। जो अपने हैं सो तो अपने हैं, लेकिन जो पराये हैं, जो हमारे दुश्मन हैं, उनको अपना बनाने की आवश्यकता है। मित्रों, आपको मैं बता दूं कि सूर्य देव के लिए इस पूरे महीने में आपको उपाय करने की आवश्यकता पड़ेगी। अभी तो मैंने 14 जनवरी तक का ही रिजल्ट बताया है, लेकिन सूर्यदेव आपके कुंडली में एक मारक ग्रह है, अच्छा ग्रह नहीं है, जिसके कारण से सूर्यदेव सिवाय उच्च के आपको कभी भी बढ़िया परिणाम नहीं देंगे। तो आइए मित्रों, आपको मैं बताता हूँ कि सूर्यदेव का क्या रिजल्ट आपके ऊपर में 14 जनवरी के बाद बीतने वाला है। इसलिए बड़ा पैसेंस और धैर्य के साथ सुनने का प्रयास करेंगे, तभी आपके काम की ये वीडियो बन पाएगी। नहीं तो आप इसका फ़ायदा, बेनिफिट नहीं ले पाएंगे, क्योंकि इस वीडियो को, एक वीडियो को बनाने के पीछे में हमारा 7 से 8 घंटे का मेहनत है। ये आप समझने की कोशिश करें। और 7 से 8 घंटा कोई अपना यूं ही नहीं दे देता। आपको मैं बता दूं कि सूर्यदेव जो हैं सो 14 जनवरी के बाद में आपके कुंडली के प्रथम भाव में मकर राशि में आ जाएंगे। मकर राशि में प्रथम भाव के आने के बाद क्या करेंगे सूर्यदेव? अब वो दोनों परेशानी दे रहे थे, उन दोनों परेशानी को, वो द्वादश भाव के रिगार्डिंग और छठे भाव के रिगार्डिंग, वो परेशानी अब सूर्यदेव के कारण वहीं पे स्टॉप हो जाएगी। दूसरे ग्रह वहाँ पे भी परेशानी देंगे आपको इतनी आसानी से नहीं छोड़ेंगे, लेकिन सूर्यदेव के कारण वो परेशानी वहीं पे स्टॉप हो जाएगी। और सूर्यदेव अब कौन सा परेशानी देंगे 14 जनवरी के बाद में? तो वो शुरू, जैसे कि लग्न में आ जाएंगे, आपके शरीर को थोड़ा सा प्रभावित करने की कोशिश करेंगे। रंग रूप आपका जरूर बढ़िया रहेगा, सूर्य के समान चेहरे पर में तेज जरूर आ जाएगा, ज्ञान का एहसास जरूर होगा, शरीर में बल की प्राप्ति जरूर होगी। मेंटली तौर पे थोड़ा सा डिस्टर्ब आप रहेंगे, थोड़ा सा मानसिक तौर पर में आप गर्म मिजाज के हो सकते हो।
विवेक और बुद्धि का जो है आप सहारा लेकर के चलेंगे तो आप सुरक्षित रहेंगे। शील स्वभाव भी बढ़िया रहेगा। कोई ऐसा काम कर सकते हैं जिसके कारण से आप खुद और आपके परिवार वाले आप पर में गर्व करें, लेकिन विनम्रता नहीं रहेगी आप में सौम्यता नहीं रहेगी। आपको लोग 14 जनवरी के बाद थोड़े से अहंकारी, थोड़े से घमंडी भी समझ सकते हैं। इसीलिए आपको चाहिए कि 14 जनवरी के बाद विनम्रता बनाने का प्रयास करें, क्योंकि आपके मस्तक पर में आग बैठ गया है, सूर्य बैठ गया है, तो आपके दिमाग को वो गर्म रखने का प्रयास करेगा। मित्रों, आपको मैं बता दूं कि सूर्य की सप्तम दृष्टि सप्तम भाव पर में है, तो आपके विवाह में ये विलंब का योग बना देंगे। आपके विवाह अगर होने वाले हैं तो उसमें ये किसी न किसी कारण से विघ्न डालने का प्रयास करेंगे। जीवन साथी के साथ टेंशन तनाव को बढ़ाने का प्रयास करेंगे। काम और वासना की अधिकता देने का आपको प्रयास करेंगे। वैवाहिक जीवन में कुछ न कुछ परेशानी छोटी हो या बड़ी हो देने का प्रयास करेंगे। और आपको मैं बता दूं कि आपका जो व्यवसाय है, रोजगार है, जहां पर में आप 2 रुपये कमा रहे थे वहां पर में उसमें ये माइनस लाने का प्रयास करेंगे। ला नहीं देंगे, प्रयास करेंगे। अब इनके प्रयास को कैसे रोकना है वो मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि मित्रों, आपको बता दूं कि आपको जो है ये आपके दुश्मन से लड़वाने का प्रयास कर सकते हैं। आपके दुश्मन से आपको टकराने का प्रयास कर सकते हैं। पार्टनरशिप में अगर किसी के साथ बिजनेस है तो आपके पार्टनर से आपको टेंशन तनाव पैदा करवाने की कोशिश कर सकते हैं। सूर्य देव के लिए इस पूरे महीने में उपाय करने की आवश्यकता है, अथवा मैं तो कहूँगा कि आपके कुंडली के हिसाब से, आपकी राशि के हिसाब से पूरे जिंदगी भर सूर्य देव की उपाय करने की आवश्यकता है। अगर आप नहीं करोगे तो सूर्य देव आपको कभी भी बढ़िया रिजल्ट नहीं देंगे सिवाय उच्च के। इसलिए आपको चाहिए कि इस महीने में कम से कम प्रत्येक रविवार को सूर्य को आप जल दें। रोज सुबह में स्नान करके जल दें। अगर संभव हो तो, नहीं संभव हो तो कम से कम संडे को जल दें। और अगर वो भी संभव अगर नहीं हो पाता है तो आप ये करें कि स्नान करने के बाद जो है सो ओम आदित्याय नमः मंत्र का जो पुरुष है वो दैनिक रूप से कम 7 बार जाप करे, नहीं तो 14 बार जाप करे, नहीं तो 28 बार जाप करे, नहीं तो 56 बार जाप करे, और नहीं तो 108 बार जाप करे। सबसे उत्तम 108 बार है, लेकिन अगर संभव नहीं हो पाता है तो 7 से भी काम चल जाएगा। पूरे महीने कम से कम रविवार के दिन कर लें, आपके लिए बढ़िया रहेगा। पूरे महीने रविवार के दिन सूर्य देव को स्नान करके जल देने का प्रयास करेंगे, आपके लिए बढ़िया रहेगा। अगर डेली देंगे तो सबसे उत्तम है। अगर डेली नहीं दे पाते हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा कम से कम रविवार के दिन भी सूर्य को जल दें और ओम आदित्याय नमः का 7 बार जाप करें। जो महिलाएं हैं वो ओम आदित्याय नमः का नहीं करेंगी, वो नमो आदित्याय नमः का करेंगी। नमो आदित्याय नमः का 7 बार जाप करेंगी। सूर्य के बाद अब चंद्रमा की चर्चा करें। सूर्य के बाद चंद्रमा की चर्चा तो अब नहीं ही होगी, क्योंकि मासिक राशि फल में चंद्रमा का कोई स्थान नहीं है। सूर्य के बाद, चंद्रमा के बाद मंगल की चर्चा करेंगे। मित्रों, मंगल इस कुंडली में जो है सो एक समग्रह है, लेकिन इसमें बड़े ध्यान देने की जरूरत है। मंगल आपको लाभ भी देगा, लेकिन अंगारक नामक दोष भी बन रहा है। इसीलिए मैं अंगारक नामक दोष का परिणाम लास्ट में बताऊंगा। अभी मंगल का परिणाम बताता हूँ कि इस कुंडली में मंगल आपको क्या क्या फल देने में सक्षम है। 16 जनवरी तक मंगल क्या क्या फल देगा आप वो सुनो। 16 जनवरी तक जैसा कि आप देख रहे हो कि मंगल आपके कुंडली के एकादश भाव में लाभ के घर में बैठा हुआ है, तो आपको ये बता दूं कि मंगल आपके आय में वृद्धि करने का प्रयास करेंगे। अगर आपकी इनकम 16 जनवरी तक 200 थी तो आपको बता दूं कि 16 जनवरी तक ही, यानी कि 1 जनवरी से 16 जनवरी तक वही मंगल प्रयास करेंगे कि आपकी इनकम 210 हो जाए, 220 हो जाए, 230 हो जाए, 250 हो जाए, यानी कि आपके इनकम को बढ़ाने का प्रयास मंगल देवता करेंगे। आपको मैं बता दूं कि आय के साथ साथ आपको लाभ देने का भी प्रयास करेंगे मंगल देवता, चाहे वो आर्थिक रूप से लाभ हो, शारीरिक रूप से लाभ हो, मानसिक रूप से लाभ हो, इमोशनल सपोर्ट हो, किसी भी प्रकार से लाभ क्यों न हो, वो मंगल देवता आपको 16 जनवरी तक देने का प्रयास करेंगे। आपको मैं बता दूं कि 11वां भाव जो है मित्रों आपके उपलब्धि का भी होता है, तो जिसके कारण से मंगल देव के कारण आपकी उपलब्धि की प्राप्ति का भी योग बन रहा है।
मनोकामनाओं की पूर्ति का भाव भी जो है मित्रों वो 11वां भी होता है। तो जिसके कारण से मंगल देवता के कारण जो है आपके मनोकामनाओं की पूर्ति का भी योग बनेगा, आपकी कुछ इच्छाएं जो हैं वो भी पूरी होंगी। ये सब मंगल देवता का विशेष आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। आपको मैं बता दूं कि मंगल देवता एकादश भाव में बैठे हैं, जो कि सीनियर्स का भी भाव होता है और बड़े भाई बहन का भी भाव होता है। तो जिसके कारण से मंगल देवता के कारण आपको सीनियर्स का भी सपोर्ट मिलेगा और बड़े भाई बहन का भी जो है लाभ मिलेगा। आपको बता दूं कि अगर आप एक बुजुर्ग व्यक्ति हैं, उस एज के उम्रदराज व्यक्ति हैं और आपके बच्चों की विवाह की उम्र हो गई है, तो मंगल देवता के कारण आपके बच्चों के विवाह का भी योग बनेगा। और आपको एक बात बता दूं कि अगर आपके बच्चों का विवाह हो चुका है तो मंगल देवता आपको पुत्र वधू और दामाद के सुख देने का भी योग बनाएंगे। मंगल देवता की यहाँ से चतुर्थ दृष्टि जो है सो 1 2 3 4, जहाँ पर मैं आप 11 लिखा हुआ देख रहे हो, यानी कि द्वितीय भाव में पड़ रही है, जिसके कारण से मंगल देवता आपको पैसा जमा करने में मदद करेंगे, यानी कि धन धान्य संपत्ति आप जमा कर पाएंगे। कुटुंब से यानी कि परिवार के लोगों से, रिलेटिव से लाभ मिलेगा। वाणी में थोड़ी सी तीखापन जरूर आ जाएगी, आपका वाणी थोड़ा सा रफ हो जाएगा। कड़वे शब्दों का 16 जनवरी तक जरूर प्रयोग करेंगे। आपको बता दूं कि पड़ोसी से भी कुछ लाभ लेने का मंगल देवता योग बना देंगे। मंगल देवता की सप्तम दृष्टि पंचम भाव पर में पड़ रही है, जिसके कारण से जो है सो मंगल देवता आपको संतान प्राप्ति का योग बनाएंगे। अगर किसी को इस महीने में जनवरी में 16 जनवरी तक खासकर अगर बच्चा होने वाला है, तो आप ये समझ करके चलो कि उसको पुत्र प्राप्ति का योग बन रहा है। विद्या बुद्धि के क्षेत्र में भी कमाल करेंगे मंगल देवता। मंगल देवता का आपको सपोर्ट मिलेगा, यश में भी वृद्धि होगी, चाहने वालों की संख्या भी बढ़ेगी। धर्म और मंगल कार्य भी आप करेंगे। ननिहाल पक्ष से भी अगर नाना नानी जिंदा होंगे तो कुछ लाभ मिलने का योग बन जाएगा। आपको मैं बता दूं कि छाती अथवा हृदय के निचले भाग से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई परेशानी है तो उसमें राहत महसूस करेंगे। मंगल देवता की दृष्टि छठे भाव पर में अष्टम दृष्टि, तो जिसके कारण से 16 जनवरी तक मंगल देवता सूर्य देवता जिस दुश्मन को जगाने का प्रयास कर रहे थे, मंगल देवता उसको क्रॉस करने का प्रयास करेंगे, यानी कि उस दुश्मन को दबाने का प्रयास करेंगे। आपको मैं बता दूं कि जिस चिंता को सूर्य देवता बढ़ाने का प्रयास कर रहे थे, उस चिंता को मंगल देवता दबाने का प्रयास करेंगे। जिस रोग को बढ़ाने का सूर्यदेव प्रयास कर रहे थे 14 जनवरी तक, उस रोग को मंगल देवता दबाने का प्रयास करेंगे 16 जनवरी तक। आपको मैं बता दूं मित्रों कि कर्ज को दूर करने का प्रयास करेंगे, केस मुकदमा को दूर करने का प्रयास करेंगे, पेट से संबंधित बीमारी को दूर करने का प्रयास करेंगे। और आपके ऊपर में अगर किसी भी प्रकार का कोई कलंक लगा हुआ है तो उसको भी दूर करने का मंगल देवता प्रयास करेंगे। आपके शोक और दुख को नाश करने का प्रयास करेंगे। उनका ऐसा प्रयास रहेगा कि किसी न किसी प्रकार से जो है आपके शोक और दुख का नाश हो जाए, आपकी शोक और दुख जो है सो वो दूर हो जाए। 16 जनवरी तक मंगल देवता के लिए किसी भी उपाय को करने की आवश्यकता नहीं है। 16 जनवरी के बाद मंगल देवता चले जाएंगे आप ही के कुंडली के द्वादश भाव में, यानी कि 12वें घर में, जिसके बाद मंगल देवता आपको करेंगे परेशान। तो 16 जनवरी के बाद में मंगल देवता के लिए आपको उपाय करने की आवश्यकता पड़ेगी। उपाय मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले ये बता देता हूं कि मंगल देवता क्या क्या परेशानी दे सकते हैं और उनके परेशानी से बचने के लिए आप कौन सा वो उपाय करेंगे तो उस परेशानी से आप बच सकते हो। पहले ये देख लो कि क्या क्या परेशानी दे सकते हो। 16 जनवरी के बाद में पूरे महीने ये मंगल देवता चले गए द्वादश भाव में, तो आपके खर्च को बढ़ाने का प्रयास करेंगे, आपके शैया सुख में कमी करने का प्रयास करेंगे।
धन हानि करवाने का प्रयास करेंगे, घर से दूर भेजने का आपको प्रयास कर सकते हैं। आपको बता दूं कि अस्पताल का खर्चा कुछ एक्टिवेट कर सकते हैं। आपको आँख से संबंधित किसी भी प्रकार का कोई परेशानी भी दे सकते हैं। और मंगल देवता की चतुर्थ दृष्टि यहाँ से तीसरे भाव पर में, तो छोटे भाई बहन से 16 जनवरी के बाद कुछ टेंशन तनाव करवाने का प्रयास कर सकते हैं। आपके पराक्रम में जरूर वृद्धि कर देंगे, लेकिन पेशेंस लेवल को, आपके धैर्य की क्षमता को, आपके सब्र को तोड़ने का प्रयास करेंगे। आपको मैं बता दूं कि आपकी माँ के लिए भी ये समय बड़ा विपरीत रहेगा। और छुपे हुए दुश्मन से आपको परेशान करवाने की कोशिश कर सकते हैं। गले से संबंधित, कान से संबंधित, श्वसन अंग से संबंधित जो है, इन सब के रिगार्डिंग भी कुछ परेशानी देने का आपको प्रयास कर सकते हैं। मंगल देवता की सप्तम दृष्टि आपके छठे भाव पर में, तो यही मंगल देवता जो 16 जनवरी तक आपको इन सब चीज़ों से बचा रहे थे, अब 16 जनवरी के बाद में अब ये आपके विपरीत हो गए, यानी कि गलत भाव में चले गए। तो अब यही मंगल देवता आपको 16 जनवरी के बाद में ये सब परेशानी देंगे, जैसे में कि दुश्मन से परेशान करवाएंगे, चिंता देंगे, रोग देंगे, कर्ज वगैरह भी करवा सकते हैं। और आपको मैं बता दूं कि केस मुकदमा का भी जो है सो अगर आपका कहीं से कोई चल रहा होगा तो उसमें और परेशानी दे देंगे। अगर कोई कर्ज वगैरह ले रखे हो तो वो व्यक्ति इस समय में आपको परेशान कर सकता है। पेट से संबंधित किसी भी प्रकार का कोई परेशानी आपको अगर चल रहा है तो उसको ये बढ़ा देंगे। अगर नहीं चल रहा है तो कोई छोटा मोटा परेशानी भी आपको दे सकते हैं। आपके ऊपर में किसी प्रकार का कोई ना कोई कलंक जो है यही मंगल देवता लगवा सकते हैं। आपको शोक और दुख की प्राप्ति का भी योग बना देंगे मंगल देवता। मंगल देवता की अष्टम दृष्टि आपके सप्तम भाव पर में है, तो जिसके कारण से आप अनुभव करेंगे कि अगर आपका विवाह होने वाला था, 16 जनवरी के बाद में किसी जगह पे बातचीत चल रही थी, तो मंगल देवता का अगर उपाय नहीं किया गया तो मंगल देवता आपके विवाह को विलंब कर देंगे, यानी कि जीवन साथी का सुख जो है आपको मिलने में विलंब हो जाएगा। अगर आपका विवाह हो चुका है तो मंगल देवता आपके जीवन साथी के साथ आपको टेंशन तनाव बनाने का प्रयास करेंगे। और आपको बता दूं मैं कि काम और वासना की अधिकता होगी, वैवाहिक जीवन में परेशानी का योग बना देंगे। और आपका जो दैनिक व्यवसाय चल रहा था, काम धंधा चल रहा था, उसमें भी परेशानी के लिए जो है आपको ये उकसाएंगे और आपको परेशान करेंगे। आपके बिजनेस को, व्यवसाय को माइनस में लाने का प्रयास करेंगे। अगर आपका इनकम 5 रुपये का था तो उसमें ये 2 रुपये कम करके 3 रुपये का, 4 रुपये का आपको देने का प्रयास करेंगे। आपको बता दूं मित्रों कि अगर प्राइवेट पार्ट से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई परेशानी आपको चल रही थी तो ये मंगल देवता उस परेशानी को इस समय में और बढ़ाने का प्रयास करेंगे और आपको नुकसान पहुंचाने का, आपको डैमेज करने का प्रयास करेंगे। आपको बता दूं मित्रों कि ये 7वां भाव पर में जहां पर में मंगल की दृष्टि पड़ रही है वो आपके प्रत्यक्ष शत्रु का भी होता है, उस दुश्मन का जो आपसे डायरेक्ट टकराने की क्षमता रखता है। आपको बता दूं कि उससे भी टकराने का प्रयास करवाएंगे। मंगल देवता की दृष्टि रही किसी प्रकार से इन दोनों को लड़वा दिया जाए। आपको मैं बता दूं कि मंगल देवता के कारण जो है सो अगर आपका किसी के साथ पार्टनरशिप में कोई काम चल रहा है तो वहाँ भी टेंशन तनाव उत्पन्न करवा सकते हैं। आप दोनों पार्टनर के बीच में कुछ परेशानी उत्पन्न कर सकते हैं। आप लोगों के बीच में कुछ टेंशन तनाव का माहौल ला सकते हैं। इसीलिए आपको चाहिए कि मंगल देवता के लिए इस पूरे महीने में तो नहीं, लेकिन कम से कम 16 जनवरी के बाद में जो ये बुरा परिणाम देने का के लिए प्रयासरत हैं, जो आपको नुकसान पहुंचाना चाह रहे हैं, तो आपको चाहिए कि 16 जनवरी के बाद में जितने भी मंगलवार आए उन मंगलवार को हनुमान चालीसा का कम से कम एक बार पाठ करें। इसके अलावा अगर आप कर सकते हैं तो ओम मंग मंगलाय नमः, ओम मंग मंगलाय नमः मंत्र का पुरुष जो है सो कम से कम 7 बार, नहीं तो 14 बार, नहीं तो 28 बार, नहीं तो 56 बार और नहीं तो 108 बार करेंगे तो सबसे उत्तम रहेगा।
महिला जो है सो ओम नहीं कह करके नमो मंग मंगलाय नमः, नमो मंग मंगलाय नमः मंत्र का कम से कम 7 बार, नहीं तो 14 बार, नहीं तो 28 बार, नहीं तो 56 बार, नहीं तो 108 बार अगर करेंगे तो उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि 16 जनवरी के बाद यही मंगल देवता आपको विभिन्न प्रकार के परेशानियों में डालने की कोशिश करेंगे, लेकिन अगर आप इन्हीं के शरण में चले जाएंगे तो ये आपको उस परेशानी से निजात दिलाएंगे, उबार देंगे आपको। मंगल के बाद अब हम लोग बुध देव की चर्चा करेंगे कि बुध देव आपके लिए इस महीने में क्या बढ़िया और क्या बुरा रिजल्ट देने वाले हैं। मित्रों, आपको मैं बता दूं कि बुध देव इस कुंडली में एक योग कारक ग्रह होकर के आपके प्रथम भाव में बैठे हुए हैं, जिसके कारण से बुध देव के लिए इस महीना में किसी भी प्रकार का कोई भी उपाय करने की आवश्यकता नहीं है। बुध देव आपको पूरे महीने में बढ़िया ही रिजल्ट देने वाले हैं। क्या क्या बढ़िया रिजल्ट लेने वाले हैं, क्या क्या आपके लिए, वो सुनने का प्रयास करें। बुध देव आपके शरीर के रंग रूप को बहुत ही सुंदर तरीके से दर्शाने वाले हैं, बहुत बढ़िया दिखने वाले हो आप। आपके ज्ञान में वृद्धि करने वाले हैं, आपके बल को बढ़ाने वाले हैं, आपके मस्तिष्क को तेज करने वाले हैं, आपके विवेक और बुद्धि को भी बढ़ाने वाले हैं, आपके शील स्वभाव को बहुत बढ़िया करने वाले हैं। आपके कोई ऐसा आपके द्वारा काम करवा सकते हैं जिसके कारण से आप अपने आप पर में गर्व करो, आपके परिवार वाले भी आप पर में गर्व करेंगे। बुध देव के कारण मित्रों इस महीने में आपको बुध देव विनम्रता देने का काम करेंगे, यानी कि आप विनम्र भी बुध देव के कारण बने रहेंगे। बुध देव की सप्तम दृष्टि सप्तम भाव पर में, जिसके कारण से आपको जीवन साथी का साथ जो है तो संबंध को बाकी ग्रह जो विपरीत बनाने की कोशिश कर रहे थे, बुध देव पूरा महीना इसको अच्छा करने में लगे रहेंगे। काम वासना जरूर बढ़ेगी, लेकिन बुध देवता कृपा से उसके पूरा करने का भी आपको व्यवस्था मिलेगा। आपके वैवाहिक जीवन को बढ़िया करने का प्रयास करेंगे। इस महीने में बुध देवता आपको विवाह करवाने का भी प्रयास करेंगे, आपके लिए जो है लगन को भी जागृत करेंगे और आपका जो है इस बार लगन लगाने की भी कोशिश करेंगे बुध देवता। आपको मैं बता दूं कि अगर आप किसी प्रकार का कोई व्यवसाय करते हैं, काम धंधा करते हैं, तो आपको मैं बता दूं कि आपका व्यवसाय, आपका काम धंधा जो है सो बढ़िया चलवाने का प्रयास करेंगे। आपको मैं बता दूं कि आपको अगर दुश्मन परेशान करने की किसी भी ग्रह के कारण जुर्रत करेगा तो बुध देवता आपके अंदर वो जिगर देंगे, आपके अंदर वो क्षमता देंगे जो दुश्मन से आप टकरा पाओ। पार्टनरशिप में अगर किसी के साथ काम चल रहा है जिसको दूसरा ग्रह मंगल जैसे कि खराब करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बुध देवता वहां पर में आपको ऐसा बुद्धि देंगे, आपको ऐसा दिमाग देंगे कि खराब हुआ काम भी आप अपने बुद्धि विवेक के तौर पर में उसको बना लेंगे। बुध देवता इस कुंडली में आपके भाग्य के भी मालिक हैं, तो जिसके कारण से बुध देवता इस महीने में आपको भाग्य का सपोर्ट भी देंगे, धर्म और तीर्थ यात्रा करने के लिए भी प्रेरित करेंगे, यश में भी वृद्धि करेंगे। अगर आपका विवाह हो चुका है तो साला साली से, ससुराल से भी कुछ फायदा दिलवाने का प्रयास करेंगे और कुछ साधु संत का भी आशीर्वाद आपको मिल पाएगा। तो बुध देव इस महीने में हर मामले में आपके लिए बढ़िया रिजल्ट लेकर के आएंगे। देव गुरु बृहस्पति की बात करें तो ये तो देव गुरु ही है, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा सा परेशान करेंगे। देवगुरु बृहस्पति आपके कुंडली के दूसरे भाव में बैठे हुए हैं, जिसके कारण से आपको धन धान्य और संपत्ति कुछ देंगे भी और कुछ लेंगे भी, दोनों काम करेंगे। यानी कि लेन देन का काम करेंगे, यानी कि आपके अकाउंट में कुछ पैसा डलवाने का भी प्रयास करेंगे और आपके अकाउंट से कुछ पैसा खींचने का भी प्रयास करेंगे। आपको मैं बता दूं कि देवगुरु बृहस्पति के कारण आपकी वाणी से ज्ञान की धारा भी बहने लगेगी, लेकिन परिवार में किसी भी प्रकार का कोई न कोई कलह, कोई न कोई टेंशन जो है
देवगुरु बृहस्पति देने का भी काम करेगी। आपको मैं बता दूं कि देवगुरु बृहस्पति के कारण आपके मन में कुछ दान और पुण्य करने की इच्छा भी जागृत होगी, लेकिन पड़ोसी से भी किसी न किसी प्रकार से आपको टेंशन तनाव भी करवा सकते हैं। देवगुरु बृहस्पति की पंचम दृष्टि आपके छठे भाव पर में है, जिसके कारण से आपके लिए शत्रु को बनाने का प्रयास करेंगे देवगुरु बृहस्पति, आपके लिए दुश्मन को जगाने का प्रयास करेंगे, आपको चिंता में डालने का प्रयास करेंगे देवगुरु बृहस्पति, आपको रोग और कष्ट देने का भी प्रयास करेंगे देवगुरु बृहस्पति, आपको कुछ कर्ज भी देने का प्रयास करेंगे, आपको कुछ टेंशन तनाव भी देने का प्रयास करेंगे। और आपको मैं बता दूं कि आपके ऊपर भी किसी भी प्रकार का कोई कलंक भी लगाने का प्रयास करेंगे देवगुरु बृहस्पति, झूठा आरोप आपके ऊपर में लगवाने का प्रयास करेंगे जो काम आपने किया नहीं है। आपके गर्दन में किसी प्रकार का दर्द दे सकते हैं, चाहे वो सोए सोए दर्द करने लगे अथवा गर्दन में किसी भी प्रकार का दर्द हो वो दे सकते हैं। पेट से संबंधित किसी प्रकार का परेशानी भी दे सकते हैं। और बृहस्पति की सप्तम दृष्टि जो है सो आपके अष्टम भाव पर में पड़ रही है, तो देवगुरु बृहस्पति के कारण आपके काम में बाधा और परेशानी का भी योग बनेगा। आपको बता दूं कि जो लोग विदेश रहते हैं उनके लिए यही देवगुरु बृहस्पति वरदान बन जाएंगे और उनको बहुत धन दौलत रुपया पैसा का योग बना देंगे। देवगुरु बृहस्पति की नौवीं दृष्टि आपके दसम भाव पर में पड़ेगी, तो जिसके कारण से पिता का भी काम धंधा में कुछ परेशानी का सामना करना पड़ेगा। पिता के साथ आपके संबंध को भी थोड़ा सा डैमेज करने का प्रयास करेंगे। और देवगुरु बृहस्पति के कारण जो है सो आपको खुद के काम धंधा में भी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। आपको बता दूं मैं कि आपके पद प्रभुता अधिकार में भी जो है थोड़ी सी उसके लिए आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा, थोड़ा सा उसके लिए आपको समय से टकराना पड़ेगा। बृहस्पति के लिए इस महीने में अगर आप उपाय करते हो तो आपके लिए अच्छा रहेगा। कम से कम बृहस्पतिवार के दिन नहीं ज़्यादा तो 7 बार ओम ब्रिंग बृहस्पतये नमः मंत्र का जाप कर लेंगे, अथवा नमो ब्रिंग बृहस्पतये नमः मंत्र का 7 बार जाप कर लेंगे। आपके लिए महिलाओं के लिए नमो ब्रिंग बृहस्पतये नमः और पुरुष के लिए ओम ब्रिंग बृहस्पतये नमः मंत्र का जाप आपके लिए अच्छा रहेगा। बृहस्पति के बाद शुक्र की चर्चा करेंगे। शुक्रदेव जो है सो आपके कुंडली में बैठे हुए हैं द्वादश भाव में, यानी कि 12वें घर में, जिसके कारण से शुक्रदेव के कारण आपको कुछ परेशानी का भी सामना करना पड़ेगा। जैसे कि शुक्रदेव इस महीने में आपको खर्चा ज़्यादा करवाने का प्रयास करेंगे, आपके पॉकेट से पैसे निकालने का प्रयास करेंगे। शुक्रदेव की ऐसी युक्ति रहेगी, वो ऐसे जुगाड़ में रहेंगे कि आपको कुछ अस्पताल का भी खर्चा करवा दे। शुक्रदेव की सप्तम दृष्टि छठे भाव पर में है, तो जिसके कारण से वो कुछ दुश्मन को भी तैयार करने की कोशिश करेंगे, उकसाने की कोशिश करेंगे, कुछ चिंता में भी डालेंगे, कुछ कलंक भी, कुछ अपयश भी लगाने का प्रयास करेंगे। शुक्रदेव के बाद शनिदेव की चर्चा करेंगे। शनिदेव मित्रों आपके कुंडली में बैठे हुए हैं, आपके कुंडली के प्रथम भाव में बैठ करके शश नामक राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। ये कमाल की बात है। शनिदेव के कारण आप इस महीने में पर्सनालिटी बड़ा बोल्ड रहेगा, शरीर जो है बड़ा तंदुरुस्त रहेगा, रंग रूप काफ़ी बढ़िया दिखेगा, दिमाग बड़ी तेजी से काम करेगा, विवेक का सहारा लेंगे, शील स्वभाव भी बड़ा कमाल का रहेगा और विनम्रता भी बनी रहेगी। जरूर कोई ना कोई ऐसा काम करेंगे जिसके कारण से लोग आप पर में गर्व करें। और शनि की दृष्टि तीसरे भाव पर में, तो जिसके कारण से छोटे भाई बहन से, जूनियर्स के भी सपोर्ट लेने का, छोटे भाई बहन से लाभ लेने का योग बना देंगे। आपको मैं बता दूं कि आपके पराक्रम में वृद्धि का, पैसेंस लेवल को अच्छा करने का, आयु को बढ़ाने का, गुप्त शत्रु के नाश का, गले से संबंधित, नाक से संबंधित, कान से संबंधित परेशानी को दूर करने का, और शनि की सप्तम दृष्टि सप्तम भाव पर में तो आपका विवाह जल्दी से जल्दी करवाने का भी योग बनाएगी। शनिदेव की सप्तम भाव पर में दृष्टि के कारण जीवन साथी के सुख को देंगे, काम वासना को बढ़ाएंगे, उसकी पूर्ति भी करेंगे, वैवाहिक जीवन को अच्छा करेंगे, दैनिक व्यवसाय को ठीक करेंगे और आपके दुश्मन को
आपके सामने टिकने नहीं देंगे। आप में ऐसा रुआब ला देंगे, रुतबा ला देंगे कि आपके सामने आपका दुश्मन नहीं टिक पाएगा। आपके पार्टनरशिप में, आपके बिजनेस को भी शनिदेव के कारण बढ़िया चलना पड़ेगा। शनिदेव की दशम दृष्टि दशम भाव पर में तो पिता से लाभ का योग बना देंगे, सरकार से लाभ का योग बना देंगे, काम धंधा बढ़िया चलने का योग बना देंगे, पद और प्रभुता की प्राप्ति का योग बना देंगे, अधिकार की प्राप्ति का योग बना देंगे, राजनीति से लाभ का योग बना देंगे और राजयोग के उदय का भी योग बना देंगे। यानी कि शनिदेव के कारण हर मामले में आपको जो है सो बढ़िया रिजल्ट देने का योग बनाएंगे। और शनिदेव के लिए पूरे महीने में किसी भी उपाय को करने की आपको आवश्यकता नहीं। शनि के बाद अब राहु की चर्चा करेंगे। मित्रों, राहु इस कुंडली में पंचम भाव में होकर के उच्च का बैठा हुआ है। अक्सर तो राहु अच्छा रिजल्ट नहीं देता है, लेकिन आपके कुंडली में बढ़िया रिजल्ट देगा। राहु संतान प्राप्ति का रास्ता खोलेगा, विद्या बुद्धि के क्षेत्र में आपको अग्रसर करेगा, यश में वृद्धि करेगा, चाहने वालों की संख्या बढ़ाएगा, धर्म और मंगल कार्य में आपका सहयोग लेगा। अगर नाना नानी जिंदा होंगे तो ननिहाल पक्ष से कुछ लाभ भी दिलवा देगा। और राहु की जो है सो पंचम दृष्टि 1 2 3 4 5 नवम भाव पर में भाग्य का भी सपोर्ट दिलवाएगा, धर्म और तीर्थ यात्रा भी करवाएगा, यश में भी वृद्धि करेगा, ससुराल पक्ष से भी लाभ दिलवाएगा, विशेष करके साला और साली से भी फायदा का योग बना देगा। राहु की पंचम दृष्टि के कारण आपको बढ़िया सपना भी आएंगे, शिक्षा स्तर का भी लाभ मिलेगा, बढ़िया गुरु आचार्य का आशीर्वाद भी प्राप्त होगा। राहु की सप्तम दृष्टि एकादश भाव पर में तो आय में वृद्धि करवाएगा, लाभ करवाएगा, उपलब्धि की प्राप्ति करवाएगा, मनोकामनाओं की पूर्ति करवाएगा, बड़े भाई बहन से लाभ दिलवाएगा, पुत्र वधू और दामाद का सुख भी आपको दिलवाएगा। राहु की जो है सो नौवीं दृष्टि आपके मस्तक पर में तो बड़ा युक्ति देगा, आपके दिमाग में जुगाड़ देगा, टेक्निक देगा, जिसके माध्यम से आप काम कर पाएंगे। राहु के बाद केतु की चर्चा करेंगे। केतु इस कुंडली में उच्च का होकर के जरूर बैठा हुआ है, लेकिन अंगारक नामक दोष भी उत्पन्न कर रहा है, जिसके कारण से केतु जो है सो कुछ परेशानी भी देगा, लेकिन अंगारक नामक दोष के कारण परेशानी देगा। लेकिन अगर मंगल और केतु के मंत्र का जाप किया गया, मंगल और केतु के मंत्र का जाप किया गया, दोनों का अथवा दोनों के लिए अगर कुछ उपाय किया गया तो ये भी परेशान नहीं करेगा, ये भी बढ़िया ही रिजल्ट देगा। जैसे कि आय में वृद्धि, लाभ, उपलब्धि की प्राप्ति, मनोकामनाओं की पूर्ति, बड़े भाई बहन सीनियर्स से लाभ, पुत्र वधू दामाद का सुख। और 1 2 3 4 पंचम दृष्टि तीसरे भाव पर में छोटे भाई बहन जूनियर्स का सपोर्ट, पराक्रम में वृद्धि, पैसेंस लेवल का अच्छा होना, गुप्त शत्रु के द्वारा जो है सो अगर परेशान भी होगे तो बहुत कम परेशान करेगा। गले से संबंधित, नाक से संबंधित, कान से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई परेशानी आती है तो वो भी कम कर दिया जाएगा। पंचम भाव पर में दृष्टि कारण पुत्र प्राप्ति का तो नहीं, लेकिन केतु है और मंगल भी है तो पुत्र प्राप्ति का योग तो है ही। यहाँ पर में विद्या बुद्धि का भी बढ़िया सपोर्ट मिलेगा, यश में भी वृद्धि होगी, चाहने वालों की संख्या भी बढ़ेगी, आपके हाथों से धार्मिक और मंगल कार्य भी होगा। और केतु की नौवीं दृष्टि 8 9 सप्तम भाव पर में तो वैवाहिक जीवन में कुछ परेशानी आपको दे सकता है, काम वासना की अधिकता दे सकता है और व्यवसाय में कुछ आपको नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन फिर भी किसी न किसी कारण से 6 विद्या लगा करके आपको कुछ ना कुछ जो है फायदा करवा देगा। तो ये आपकी कुंडली की स्थिति थी। इस महीने में काल सर्प दोष भी है आपके कुंडली पर में, अंगारक नामक दोष भी है, तो जिसका थोड़ा सा प्रभाव जरूर पड़ेगा। लेकिन बाकी ग्रहों का क्या कैसे रिजल्ट रहेगा हमने आपको बताने की बड़ी शांत तरीके से, बड़े आसान तरीके से, बड़े ही बिल्कुल भी जल्दीबाजी नहीं की, एकदम आसान तरीके से आपको धीरे धीरे बताने का प्रयास किया। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे राधे।